अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम एमडी कैट के हवाले से देखेंगे। तो फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, इसको आप पीरियड्स इन फीमेल भी कहते हैं, इसको आप मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, इसको आप मेंसेस भी कहते हैं। तो देखिएगा कि ऑल द सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, कि फ़ीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं, वाक़ हो रहे होते हैं, उनके तमाम सीक्वेंस को हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का। इसके दो फेजेस हैं, पहला है यूटेरियन साइकिल, दूसरा है ओवेरियन साइकिल। यूटेरियन साइकिल के अंदर वो सारे के सारे इवेंट्स हैं जो कि यूट्रस के अंदर हो रहे होते हैं। अगर वो सारे के सारे इवेंट्स ओवरीज़ के अंदर वकूअ पज़ीर हों तो हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल है। ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो किस चीज़ के ज़िम्मे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के। इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उन हार्मोन्स को हम क्या नाम देते हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेन रेगुलेटर है किस चीज़ का, फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का। यहाँ पर मोनोपॉज और मेनार्की के अंदर जो है वो डिफरेंस आप बताते जाएंगे। मोनोपॉज का मतलब ये है कि जब कोई भी फ़ीमेल 50 साल की हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर ओवा प्रोडक्शन या एग प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, इसलिए उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवल प्रोडक्शन या ओवा प्रोडक्शन या एग प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तब उस फीमेल को हम क्या कहते हैं, उस स्टेज में तो हम मोनोपॉज का नाम देते हैं। इसी तरह वो फ़ीमेल जब मतलब फ़र्स्ट टाइम फ़ीमेल के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो तब हम उसको क्या नाम देंगे, मेनार्की का नाम देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे फॉलिकुलर फ़ेज़ की। तो जो फॉलिकुलर फ़ेज़ है ये 6 से 14 दिन तक होता है। इसको हम प्रोलिफेरेटिव फ़ेज़ भी कहते हैं, इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फ़ेज़ भी कहते हैं। इस फ़ेज़ के दौरान इंक्रीज़ होगी, ये निशान शो कर रहा है कि इंक्रीज़ होगी सेक्रेशन किस चीज़ की, FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन ज़्यादा बनेगी। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है FSH की सेक्रेशन को बढ़ा देता है, कब, फॉलिकुलर फेज़ के दौरान। अब जब FSH में इजाफा होगा तब FSH जो है वो ओवरीज़ के अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन की सेक्रेशन को बढ़ा देता है। इस तरह FSH जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने सबसे पहले ओवरीज़ के अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन की सेक्रेशन को बढ़ा दिया। इसके बाद ये रेस्पॉन्सिबल है, इसी की ज़िम्मेदारी है कि वो क्या करे, फॉलिकल सेल्स जो हैं उनमें से किसी एक को राइपन करे, उसको पका दे। इस तरह वो जो राइपन्ड फॉलिकल सेल होगा वो फिर मैच्योर और डोमिनेंट फॉलिकल सेल कहलाएगा, और उस सेल को हम क्या नाम देंगे, ग्रेफियन या मैच्योर फॉलिकल सेल का नाम देंगे। मतलब बहुत सारे फॉलिकल सेल्स होते हैं, उनमें सिर्फ एक फॉलिकल सेल ही सिलेक्ट होता है किस चीज़ की मदद से, FSH की मदद से। मतलब कि FSH सिर्फ एक फॉलिकल फॉलिकल सेल्स को सिलेक्ट करता है, बाकी डिजनरेट हो जाते हैं। जो बच जाता है वो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल सेल कहलाता है। इसी तरह बाकी क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे सारे के सारे फॉलिकल सेल्स, और फॉलिकल सेल्स का डिसइंटीग्रेट हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रिशिया का नाम दिया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ हुआ था, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यहाँ पर जो है एक प्रोसेस की मदद से, फीडबैक मैकेनिज़्म की मदद से, फीडबैक इफ़ेक्ट की मदद से जो है हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है कि वो क्या करे, FSH की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर दे। जब FSH की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी तब जो है क्या होगा, मतलब कि पहला काम यह है कि FSH की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ किया जाए। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सेक्रेशन को बढ़ाया जाए। ये काम किसका है, एस्ट्रोजन का। मतलब कि एस्ट्रोजन हार्मोन FSH की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेगा। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसकी सेक्रेशन को बढ़ा देता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो क्या कर देता है, एंडोमेटेरियम को थिक और वास्कुलराइज कर देता है। इसी तरह ये एस्ट्रोजन जो है क्या कर देता है कि
जो एंडोमेटेरियम है उसके अंदर चैनल बना देता है, और चैनल जब बन जाते हैं तब चैनल फैसिलिटेट कर देते हैं कि स्पर्म जो है वो आसानी से जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएँ, यूट्रस तक पहुँच जाएँ। इसी तरह अगर हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल देखें तो ये जो है इजेक्शन ऑफ ओवियोसाइट फ्रॉम रैपेंट फॉलिकल सेल, मतलब कि वो जो एक सेल जो सिलेक्ट हुआ था जिसको हम रैपेंट फॉलिकल सेल कहते हैं, वहाँ से ओवियोसाइट जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, इजेक्शन हो जाती है उसकी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन किस दिन होता है तो आप देखेंगे 14वें दिन, मतलब कि इस प्रोसेस के 14वें दिन जो है वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, और ओव्यूलेशन को कंप्लीट करने में तकरीबन 5 मिनट से थोड़ा सा कम वक्त जो है वो लगता है। और ये सारे का सारा काम किसका है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कन्वर्ट कर देता है रप्चर फॉलिकल, मतलब कि यहाँ से तो ओवोसाइट निकल गया तो बाकी जो फॉलिकल सेल था वो क्या हो गया था, रप्चर हो गया था। तो रप्चर फॉलिकल सेल को कन्वर्ट कर दिया जाता है येलोइश ग्लैंडुलर मास के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कार्पस ल्यूटिनम का नाम देते हैं, कार्पस ल्यूटिनम का नाम देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है, उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज़। और सेक्रेटरी फेज़ जो है, क्योंकि पहले 14 दिन तक वही चलता रहा है, 14 से आगे 15वां जो दिन है, 15 दिन से लेकर 28 दिनों तक जो है सेक्रेटरी फेज़ चलता है। अब इसमें क्या होगा कि इस फेज़ को हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ का नाम देते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम जो, मतलब यहाँ पर ये जो कार्पस ल्यूटियम बना था, वही कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हार्मोन को खारिज करता है, बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि एग वहाँ से निकला है, तो एग जो है स्पर्म के साथ मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तब बच्चा बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगी तो बच्चा नहीं बनेगा। अब आगे पता तो नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होनी है कि नहीं, इसलिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये एंडोमेटेरियम को डेवलप करता है, यूट्रस के अंदर जो दीवार होती है एंडोमेटेरियम उसको डेवलप करता है ताकि बच्चे को यहाँ पर रखा जाए। इसी तरह प्लेजेंटा को बनाता है, इसी तरह जो है ये उसको रिसेप्टिव बनाता है ताकि यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाए, मतलब यहाँ पर जाइगोट बनकर यहीं पर रहे, ताकि बच्चा यहाँ पर पूरी उसकी डेवलपमेंट हो, क्योंकि आगे हो जाकर हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए तो बच्चा यहाँ पर मौजूद रहेगा और डेवलपमेंट जो है वो यहीं कंप्लीट करेगा। और इसके बाद 2 कंडीशन आती हैं, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तब तो ये काम ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती फिर इस काम को डिजनरेट करवाया जाएगा और ब्लड खारिज होगा, फीमेल की बॉडी से ब्लीडिंग होगी, उसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। अब आप देखिएगा 2 कंडीशन हैं, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तब जो है प्रेगनेंसी वाक़ई हो जाती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, जाइगोट बनता है, एक एंड यहाँ से एक एंड यहाँ से, ये हैप्लॉइड, तो फिर जो बच्चा बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। इसी तरह जब ये कंडीशन हो जाएगी तो प्रेगनेंसी होगी। इसी तरह आगे फिर 9 मंथ बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर रहेगा, उसके बाद बाहर आता है। इसी तरह अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन अगर वाकई नहीं होती, तब कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम भी टूट जाता है। इसी तरह जो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन है वो कम हो जाएगी। इसी तरह जो एंडोमेटेरियम बन गई थी वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी। इसी तरह रेड्यूस ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू जो है वो कम हो जाएंगे और डिस्चार्ज हो जाएगा ब्लड और सेल डेब्रिस बॉडी से, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन का नाम देते हैं। और ये जो मेंसेस हैं या मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है या डिस्चार्ज या ब्लड है वो तकरीबन 1 से 5 डेज़ तक जो है वो रहता है। ये आपके पास एक टॉपिक है जिसको हमने MD कैट के हवाले से देखा है। अगर टॉपिक समझ आया हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दें। वीडियो को लाजमी अपने स्टूडेंट्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ, फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी जो है ये चीज़ पहुँचे और उनको फ़ायदा हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।